भारत में इच्छा मृत्यु यानी इच्छा से मृत्यु का सवाल लंबे समय से कानूनी, नैतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है। हाल ही में इस बहस को एक नया मोड़ तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को पैसिव इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी खास व्यक्ति के मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से इस तरह की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद पूरे देश में ये चर्चा फिर तेज हो गई कि आखिर इच्छा मृत्यु क्या होती है, किन परिस्थितियों में इसे अनुमति मिल सकती है और हरीश राणा की कहानी आखिर इतनी दर्दनाक क्यों है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा कभी एक सामान्य, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी युवक थे। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे और अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीर थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। स्कूल के दिनों से ही जिम जाना और शरीर को फिट रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। परिवार और दोस्तों को उम्मीद थी कि वो आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बनेंगे, लेकिन 20 अगस्त 2013 की एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन हरीश अपने पीजी की चौथी मंजिल से अचानक नीचे गिर गए। ये हादसा इतना गंभीर था कि उनके सिर पर गहरी चोट लगी। डॉक्टरों के अनुसार उस चोट से उनके मस्तिष्क को बहुत नुकसान हुआ और धीरे धीरे उनके दिमाग की नसें काम करना बंद करने लगी। उस हादसे के बाद से हरीश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो कोमा जैसी स्थिति में चले गए और पिछले करीब 13 वर्षों से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक वो सांस तो ले रहे हैं, लेकिन ना तो बोल सकते हैं, ना किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं और ना ही अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ी कहानी उनके माता पिता की है। हरीश के पिता अशोक राणा और उनकी मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए लगभग हर संभव कोशिश की। हादसे के बाद उन्हें पहले चंडीगढ़ के अस्पतालों में भर्ती किया। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें देश के कई बड़े मेडिकल संस्थानों में ले जाया गया। उनका इलाज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में हुआ और बाद में उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में भी दिखाया गया। परिवार ने निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाया, लेकिन हर जगह डॉक्टरों की राय लगभग एक जैसी थी। हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। करीब 13 साल तक परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉक्टरों के इलाज, थेरेपी, दवाइयों के सहारे हरीश की सांसें तो चलती रहीं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका शरीर लगभग पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका था। कभी कभी पलक झपकना ही इस बात का संकेत था कि वो जीवित हैं। धीरे धीरे ये संघर्ष केवल मेडिकल नहीं बल्कि भावनात्मक और आर्थिक भी बन गया। माता पिता अपने जवान बेटे को सालों तक उसी हालत में देखते रहे। आखिरकार जब डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, तब परिवार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। हरीश के माता पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। उनका कहना था कि उनके बेटे की स्थिति ऐसी है कि वो ना ही जी पा रहा है और ना ही किसी तरह की ठीक होने की कोई उम्मीद है। ऐसे में उसे इस पीड़ा से मुक्त करना ही उसके लिए बेहतर होगा। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच ने की, जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन शामिल थे। अदालत ने इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने केवल मेडिकल रिपोर्ट्स ही नहीं देखी, बल्कि परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि परिवार किसी दबाव में या किसी अन्य कारण से तो ये फैसला नहीं ले रहा है। सभी तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने ये कहा कि जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती और वो पूरी तरह अचेत अवस्था में रहता है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि जब मरीज खुद निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, तब उसके करीबी परिजन उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव, दूसरी पैसिव।
एक्टिव इच्छा मृत्यु में डॉक्टर किसी दवा या इंजेक्शन के माध्यम से सीधे मरीज की मृत्यु में मदद करते हैं। भारत में ये अभी भी अवैध है, यानी कि अलाउड नहीं है। लेकिन पैसिव इच्छा मृत्यु में मरीज को दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट या जीवन रक्षक उपकरणों को हटा दिया जाता है ताकि शरीर स्वाभाविक रूप से जीवन की प्रक्रिया को समाप्त कर सके। अदालत ने हरीश राणा के मामले में इसी प्रकार की पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी इतिहास भी काफी रोचक रहा है। इस विषय पर सबसे चर्चित मामला अरुणा शानबाग का था। वो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स थी। 1983 में अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया था, जिससे उनके मस्तिष्क को गंभीर चोट पहुंची। इस घटना के बाद वो करीब 42 वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहीं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में पहली बार पैसिव इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने लाइफ सपोर्ट हटाने से इनकार कर दिया था और 2015 में उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद साल 2018 में एक और ऐतिहासिक फैसला आया, जिसे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इस फैसले में अदालत ने पैसिव इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी और लिविंग विल की अनुमति भी दी। लिविंग विल का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर ये बता सकता है कि अगर वो गंभीर बीमारी में चला जाए और ठीक होने की संभावना ना हो तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को और सरल बना दिया। अदालत ने मेडिकल बोर्ड और दस्तावेजों से जुड़ी कई जटिल प्रक्रियाओं को आसान किया ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार और मरीज को इस विकल्प का इस्तेमाल वो लोग कर सकें। अगर दुनिया के संदर्भ में देखें तो इच्छा मृत्यु को सबसे पहले कानूनी मान्यता देने वाला देश नीदरलैंड्स था। वहां 1 अप्रैल 2002 को इसे कानून का दर्जा दिया गया। इसके बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग और कोलंबिया जैसे देशों ने भी अलग अलग शर्तों के साथ इसे मान्यता दी। स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड की व्यवस्था है, जिसमें डॉक्टर की मदद से व्यक्ति खुद अपनी मृत्यु का निर्णय ले सकता है। वहीं कनाडा और अमेरिका के कुछ राज्यों में भी सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड्स में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने की शुरुआत 1973 के एक मामले से हुई थी, जिसे पोस्टमा केस कहा जाता है। इस मामले में एक डॉक्टर ने अपनी गंभीर रूप से बीमार मां की इच्छा पर मृत्यु में मदद की थी। अदालत ने डॉक्टर को दोषी तो माना, लेकिन बहुत हल्की सजा दी और कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध असहनीय पीड़ा में जीने के लिए मजबूर करना भी उचित नहीं है। हरीश राणा का मामला भी इस तरह के नैतिक और मानवीय सवालों को सामने लाता है। क्या किसी व्यक्ति को केवल सांसें चलने भर के लिए वर्षों तक जीवन से बांधे रखना सही है, या फिर जब जीवन पूरी तरह पीड़ा और निर्भरता में बदल जाए तो उसे गरिमा के साथ समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल एक परिवार को राहत दी है, बल्कि पूरे देश में इच्छा मृत्यु को लेकर चल रही बहस को भी फिर से जीवित कर दिया है। ये मामला दिखाता है कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हरीश राणा की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसकी जिंदगी एक हादसे में बदल गई, लेकिन जिसने देश में जीवन और मृत्यु से जुड़े सबसे जटिल सवालों पर फिर से चर्चा शुरू कर दी। आने वाले समय में ये मामला भारतीय कानून और समाज दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।